देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं। सिंस dv इक्वल्स टू माइनस e डॉट dr पढ़ा है, ठीक ना। एंड डेल्टा भी dv का इंटीग्रेशन, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा माइनस e डॉट dr। ये पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक ना। अब देखो एक बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा, मतलब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता था और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया रहता था, निकाल लेते थे। लेकिन अब उल्टा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक ना। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेट ई वेक्टर होता है, ई इसका 3 कंपोनेंट होगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। मान सकते हैं इसको, कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म यही ना होता है, ठीक ना। फार्मूला भले ही इसका जो हो फिजिक्स में, लेकिन अगर ये लिखा जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में तो 3 कंपोनेंट होगा। डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डी आर मतलब बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट या बहुत छोटा। डेल्टा रहेगा तब फिर वो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन डी आर है तो एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। तो इसका भी 3 कंपोनेंट होगा। एक हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। लिख सकते हैं आर एक एक्स कंपोनेंट होगा ना, जिसको डी एक्स लिख सकते हैं, एक वाई कंपोनेंट डी वाई, ठीक ना। इतना चीज लिखो पहले। नहीं, कल कोई टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, अभी पढ़ाएंगे एक कोई पोटेंशियल सरफेस, और ये चीज़ बताना है, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। इसका एनसीईआरटी में जिक्र किया है लेकिन दूसरे तरह से कर दिया है। लिखो ना, इसको लिख दो एक बार फिर से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्को पोटेंशियल सरफेस बताने वाले थे, वो अभी जस्ट बताएंगे। लेकिन इसका हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स है थोड़ा, ठीक ना। वो भी 12 का नहीं बोल सकते, और बीएससी का है। थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत होगा ही, क्योंकि वो सीधा बोलेंगे तो समझ आना ये होता है, ठीक ना। क्यों होता है, बीएससी में हो तुम, अभी पूछोगे तो फिर 12 का भी कैलकुलस होगा तो वो भी नहीं पढ़े हो तुम, इसलिए कैलकुलस भी अभी लिखाते हैं तो बोल देते अरे डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं देता है, ठीक ना। इंटीग्रेशन देगा मजा ले। प्रोबेबिलिटी में सर कैसा फॉर्मूला सब दिया है, देने दो, सब एक ही है सिलेबस, पहले दे देने से क्या हो जाएगा। हो सकता है 12 का वीडियो हो। 12 में क्या पढ़ाएगा, 11th का बीएससी का थोड़ा पढ़ा सकता है, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, है ना। डॉट प्रोडक्ट निकालने जानते हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है, बाहर माइनस है। ई का वैल्यू यहाँ पे है कंपोनेंट फॉर्म में, डी आर का वैल्यू यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में, बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ई एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, ई एक्स आई क्यों होगा,
डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना, कंपोनेंट था हाँ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। स्केलर तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड होगा। तो डी भी माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड लिखो तो। कंपोनेंट सर वो पावर सब निकालने वाला कब आएगा सर, वो जो वोल्ट में बैटरी सब आएगा। कैपेसिटर में है वो, तो उससे भी आगे यहाँ भी है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी है, ठीक ना, सब आएगा। एक क्वेश्चन था सर, फिगर सब दिया हुआ था सर। और हमें तो सब जो पढ़े हो ना आगे सब आ जाएगा, अभी आगे कहे देखते हो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक ना। जितना पढ़ा है पहले उसको तो होल्ड करो, हाँ तो ठीक है। अब देखो इसमें 3 वेरिएबल है, एक x, एक y, एक z, है ना। ये डिवी हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट हमेशा एक बार में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक ना। डिफ्रेंशिएशन का रूल्स है, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक बार में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह का वेरिएबल यहाँ पे x, y, z, तो हम अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, कौन सा, ठीक ना, जो बीएससी में है, ठीक ना। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहाँ पे y और z कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब और भी कोई वेरिएबल रहेगा ना तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ x वाला वेरिएबल फंक्शन का आएगा, ठीक है। किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस वेरिएबल को हम मानेंगे वेरिएबल, और बाकी जो भी वेरिएबल एक्चुअल में है वो कांस्टेंट काम करेगा, किसका काम करेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x, डेल्टा डी वी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट का प्रॉपर्टी है डी लगा के करते हैं, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन का डेल, हाँ डेल होता है, डेल डी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इस टर्म में x है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। बाकी ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये तो बाहर हो जाएगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग ई जेड बाहर हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स 0, तो सिर्फ बचेगा ये टर्म, समझे। तो देयरफॉर डी वी बाय डी एक्स माइनस ई एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1, ठीक ना। तो देयरफॉर ई एक्स माइनस इधर भेज दें, माइनस, अब देखो ये क्या है बोलो, भी क्या है, पोटेंशियल, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जब क्या दिया रहेगा, पोटेंशियल। कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला जब क्या दिया रहेगा, पोटेंशियल, ठीक है। क्या चीज़, डी एक्स, ये भी का वैल्यू दिया रहेगा एक्स के टर्म में, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, मतलब वो निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हाँ, ठीक ना। ये हम पहले बोल दिया कि बहुत चीज़ मैथमेटिक्स मतलब फिजिक्स में ऐसा जो पढ़ाएंगे हो सकता है समझने में दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पे मैथ आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएट किए हैं, कैसे होता है थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता दिए, ठीक ना, क्योंकि बहुत लेंदी चीज़ है, ठीक ना। तो किए तो ये एक्सप्रेशन मिला, ये एक्सप्रेशन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट है यहाँ पे, एक्स है, वाई है, जेड, तीनों चाहिए। तो अभी हमको x कंपोनेंट मिला है, उसके लिए हमको x के रिस्पेक्ट में, हाँ डी वी बाई डी एक्स, मतलब v में जो x का टर्म होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में,
अगर वाई जेड है तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो शुरू में मेरा टॉपिक था कि हमको निकालना है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक ना। सिमिलरली बोलो, सिमिलरली ई वाई बराबर माइनस डी वी बाई डी वाई एंड ई जेड माइनस डी वी बाई डी जेड लिखो। अब उसको वहाँ रखेंगे, फार्मूला आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देते हैं, देखना कैसे क्वेश्चन होगा। क्योंकि ये सब चीज़ बुक में सिर्फ लिख देता है, ठीक ना, अब उसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, छोड़ तो नहीं देंगे। बहुत चीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, एकदम हल्का होता है, बोलोगे सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक ना। लेकिन कुछ चीज़ है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है एकदम, उसका कॉन्सेप्ट मतलब वो अजीब टाइप का होता है, उसको भी तो पढ़ना है। तो छोड़ देंगे तो कहोगे सर तो बहुत अच्छा है, पढ़ा ही नहीं ऐसा चीज़ ठीक है ना। जैसे मैट्रिक्स अभी तक अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा कड़वा लगेगा, कड़वा लगने वाला समय आ गया इसमें। जॉइंट सब भी निकालते हैं क्या नहीं पता। वो अभी सब आएगा। सिर्फ जो पढ़ाएं उसको याद रखना भी सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है तुम लोगों के लिए। इतना चीज़ हो जाता है ना। हाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई वाला टर्म ई वाई मिलेगा और एक्स और जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे इसका हुआ था फर्स्ट टाइम। नहीं अभी और उसमें लगाएंगे, अभी तो ई एक्स ई वाई ई जेड निकला है। हाँ ठीक ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, देयरफॉर ई इक्वल्स टू ई एक्स कितना लिखेंगे बोलो, माइनस डी वी बाई टी एक्स आई कैप, ठीक है। फिर प्लस ई वाई का वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अरे ई वाई प्लस है लेकिन ये ई वाई का वैल्यू माइनस है, तो माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप, ये हो, ठीक है। हाँ कंपोनेंट फॉर्म है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकाला जाता है पता ही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। लिखो, अब क्वेश्चन देंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ ये जिक्र किया है, ई बराबर डी वी बाई डी एक्स। ये वेक्टर फॉर्म है। हाँ ये वेक्टर फॉर्म में। लिखे, एक कैलकुलस का बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, पढ़े होगे 11th में, डी एक्स एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है ना, जैसे डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डायरेक्ट लिखेंगे 2x, जानते हो, ठीक ना। इफ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप भी दिया है। फाइंड t एट पॉइंट 1 2 0, ठीक है। लिखो, एक हम बताएंगे, दूसरा तुम लोग बनाना।
लिखे क्वेश्चन, अब देखो ए का फार्मूला लिख लेंगे पहले, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप प्लस माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप हाँ डी वी बाई डी जेड के कैप माइनस आई के साथ जो है यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आई कैप माइनस फिर किसको डी टू वाई बाई डी वाई जीरो और डी थ्री जेड बाई डी जेड जीरो कैसे नहीं होगा, ठीक ना, माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी वन जे कैप, इसमें थ्री बाहर आ जाएगा, डी जेड बाई डी जेड कितना होता है वन, तो माइनस टू एक्स, हाँ माइनस टू जे माइनस थ्री के, ये हो गया। लेकिन हमको निकालना है इस पॉइंट पे जहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स का वन, वाई का टू, जेड का कितना, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई जेड है ये नहीं पुट करेंगे बोलो, तो माइनस टू इंटू एक्स का कितना वन, आई माइनस टू जे थ्री के माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, आंसर समझे, कोई दिक्कत, लिखो नहीं आएगा ही नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आईटी में आता है, ठीक ना, हाँ इस पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स है पूरा, एक एग्जांपल दे दिए, मेन चीज़ बता दिए, ठीक ना, चैप्टर के अंदर वो सब थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है इसलिए बताएं, ठीक ना, इसका क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स लगेगा पूरा डिफ्रेंसिएशन, तो ये हम नहीं बताएंगे अभी, एग्जाम में बुक में क्वेश्चन ही नहीं होगा इससे सब। समझ गए हो ना फैक्ट, हाँ फिर इसमें एक्स वाई देंगे, बहुत चीज़ बताएंगे, तो फिर तुम ही लोग क्वेश्चन कर लो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा बहुत। मैन ई एक्स का याद रखना है, ठीक ना, ई एक्स का क्या होता है, ई वाई का क्या होता है, ई जेड का क्या होता है फार्मूला, ई एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक ना, डी वी बाई डी एक्स की माइनस डी वी बाई डी एक्स, हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस,
डेफिनेशन लिखो एनी सरफेस ब्रैकेट में लिखो आइदर फ्लैट और कर्व्ड एनी सरफेस on which electric potential are same everywhere is called an equipotential surface. ठीक ना, कोई भी जैसे ये बोर्ड है, ये कैसा हो गया, सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, कर्व भी हो सकता है। तो इस बोर्ड पे कितना पॉइंट होगा बोलो, 1 2 या इन्फिनाइट। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, तो ये बोर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब रियल एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल याद होगा, अगर ये कोई पॉइंट है, इस पे चार्ज है Q, तो इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, तो यहाँ पे VP KQ/R फार्मूला होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत? ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद एक चीज़ और पढ़े हैं, अगर ये एक क्या है, रॉड है, पिछला चैप्टर में पढ़े थे। ठीक ना, पिछला चैप्टर में पढ़े थे, एक रॉड है, इस पे ये इस तरह का चार्ज है, इससे रॉड से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? नहीं, रॉड वो सिंगल पॉइंट है, जो रॉड पे बहुत सारा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं बताते इन्फिनाइट लेंथ का रॉड, ठीक ना, उसके कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड λ/4πε0 R। याद आया? ठीक ना, था ना, R डिस्टेंस पे मतलब यहाँ से हाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसका लेंथ इन्फिनाइट था तो L ले लेते थे, चूँकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सब याद होगा। ठीक ना, तो इससे R दूरी पे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पर भी E होगा, इधर भी E होगा, और V का फार्मूला होता है E.dr होता है ना, तो E अगर सेम है तो V भी सेम होगा, हर पॉइंट पे होगा ना। चलो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक ना, तब ये समझेंगे। ये अलग अलग इसमें बहुत सारा कहानी है। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है Q, इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P पर Vp इतना होगा, पढ़े हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। रेडियस कितना R। अब बोलो, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट C है, यहाँ पे पॉइंट E है। ये भी कितना दूरी पे होगा, R दूरी पे, ये भी R, ये भी R, ये भी R। स्फीयर है, स्फीयर कैसा सरफेस, 2D सरफेस या 3D सरफेस, 3D सरफेस। तो स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल भी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना भी रिप्रेजेंट करेंगे ना, यहाँ पे VC और यहाँ पे VE, क्या सब बराबर होगा, बराबर होगा। तब इमेजिन करो KQ/R नहीं होगा, फार्मूला है तुम्हारे सामने, तो सब जगह तो RN है डिस्टेंस, और चार्ज सेंटर पे कितना है Q। तो एक स्फीयर जिसके सेंटर पे अगर चार्ज रखा गया है, इमेजिन करो एक स्फीयर जिसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है, तो स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा या सेम होगा। तो स्फीयर इस केस में कैसा सरफेस कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलो एक स्फीयर को मारो गोली, ठीक ना। ये स्फीयर का सेंटर चार्ज कितना, इसका रेडियस मान लेते हैं R1। एक दूसरा स्फीयर कॉन्सेंट्रिक, इसका रेडियस R2। एक तीसरा स्फीयर R3, ठीक ना। ये पॉइंट मान लेते हैं A B, ये पॉइंट मान लेते हैं C D, ये पॉइंट मान लेते हैं P Q।
पी और क्यू पहला स्फीयर पे है, वी पी बराबर वी क्यू होगा, फिर वी सी वी डी इक्वल होगा, वी सी इक्वल्स टू वी डी होगा, फिर वी ए और वी बी इक्वल होगा। तो अब बोलो इसके सरफेस पे जो भी पॉइंट लेंगे सब पर पोटेंशियल डिफरेंट या सेम, आपस में सेम। इसके सरफेस पे जो भी पॉइंट लेंगे सब पर पोटेंशियल आपस में सेम, और इस पे जो भी पॉइंट लेंगे सबका पोटेंशियल आपस में कोई दिक्कत। कंक्लूजन क्या निकला, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये स्फीयर ये स्फीयर ये स्फीयर या और भी जो स्फीयर लेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब सबका सेंटर सब जगह सेम है। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के सेंटर पे अगर चार्ज रखा गया है तो सारा स्फीयर कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कोई दिक्कत, समझे? लिखो पॉइंट नंबर 1, तब डायग्राम बना लेना। लिखो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक कॉन CENTRIC कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स having charge q placed at its center are equipotential surfaces, ठीक ना? डायग्राम बना लो, दोनों ये भी बना लो। ये हम लिख देते हैं स्फीयर 1, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, वो कह लिए बनाओ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। पहले ये बनाओ, क्या मेंशन होता है वो हम कर पाएंगे, ठीक ना? हाँ, स्मॉल क्यू तीनों स्फीयर के सेंटर पे चार्ज है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ये सब मेंशन करके ये लिख लेना, वी पी इक्वल्स टू वी क्यू स्फीयर 1 के लिए, बी सी इक्वल्स टू वी 2 स्फीयर 2 के लिए, और बी ए इक्वल्स टू वी वी फॉर स्फीयर 3। इसको अगर ज़्यादा लिखना है तो बगल में लिख दो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय R1, इसका हो जाएगा के क्यू बाय R2, इसका हो जाएगा के क्यू बाय R3। और अच्छा से समझने के लिए, ठीक ना? समझे? नहीं होगा, इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल के क्यू बाय क्या हो जाएगा, R1, इसका के क्यू बाय R2, इसका के क्यू बाय R3।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें VP, VC, VA, तो सबसे बड़ा कौन होगा? ये VP, चूँकि ये तीनों इक्वल तो नहीं होगा। VA, हम एक चीज़ पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है घटता है? घटता है। ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, हाँ नहीं डायग्राम बताए थे, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पर आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, यहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, फिर आगे बढ़ने पे घटेगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा, होगा ना। एक लॉजिक तो वो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हैं तो पहला जो पॉइंट मिलेगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, बाद वाले पे उससे कम होगा, लास्ट वाले पे सबसे कम होगा, ठीक ना। वैसे भी देखो KQ, 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 तीनों के ऊपर KQ है, ये सबसे छोटा है, ठीक ना, तो आंसर सबसे बड़ा होगा। ये उससे बड़ा है तो इससे आंसर कम होगा। अरे मान लो ये 20 है तो ये 15 होगा, नहीं ये 5 है तो ये 15 होगा, ये 20 होगा, तो सबसे छोटा आंसर ये ना होगा, नहीं होगा, रेडियस बढ़ रहा है ना। तो मैथमेटिकली भी पता हो गया और पहले पढ़े थे उससे भी पता हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है? घटता है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब एक नंबर फिगर दे देगा, ठीक ना, ऐसे दे देगा पॉइंट 3 ठो, 4 को ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन ट्रू है, 1 नंबर, ठीक है, पूछता है। एक तो ये सरफेस हो गया, एक और एग्जांपल देखो, ये तो सिंगल चार्ज है, ठीक ना, मतलब एक ही पॉइंट पे है, लेकिन ये भी तो हो सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो यूनिफॉर्मली। तो हम ले लेते हैं कि रोड, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E का वैल्यू λ/4πε0 r होता है, ठीक ना। और V बराबर, मतलब V बराबर देखा जाए तो एक तरह से माइनस E डॉट dr होता है, तो E फिक्स है, dr डॉट प्रोडक्ट फिक्स आएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो सरफेस जनरेट करेंगे वो सरफेस कैसा होगा बोलो? ये r डिस्टेंस पे, ये सब r डिस्टेंस पे ये लाइन बना है, इतना ही दूरी पे r डिस्टेंस पे इधर भी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। हाँ इमेजिनरी लाइन, मतलब यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये r डिस्टेंस पे है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा, लेकिन हमको चाहिए सरफेस। बन गया सरफेस। अरे ये रॉड है, इतना दूरी इधर, इतना दूरी इधर, इस बोलेंगे इसके चारों ओर सरफेस जनरेट करना है, तो क्या बनाएंगे? सिलेंडर ही ना, सिलेंडर कर्व सरफेस हो गया, ठीक ना। तो इसको एक्सिस मान के r डिस्टेंस इसके एक्सिस से जो सरफेस जनरेट होगा वो क्या होगा? सिलेंडर होगा। देख लो, तो अगर इस पॉइंट पे A लिखें, यहाँ पे B लिखें, यहाँ पे P लिखें, तो A पे पोटेंशियल, B पे पोटेंशियल, P पे पोटेंशियल, सब आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो देयरफॉर BA, BB, BP सेम सरफेस है। हाँ सेम सरफेस, ठीक ना। कोई दिक्कत? एक चीज़ और देखो इसमें मज़ेदार, r डिस्टेंस पे ये जो हम जनरेट किए हैं सिलेंडर, ये रॉड से कितना दूरी पे? R1 मान लेते हैं। R2, R3 कितना जनरेट कर सकते हैं? एक तो इन्फिनाइट, लेकिन सबका एक्सिस सेम होगा। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था, नहीं कॉन्सेंट्रिक सेंटर था स्फीयर का, इसमें कोएक्सियल एक्सिस, लेकिन किसका? सिलेंडर का। मतलब जितना भी सिलेंडर कोएक्सियली जनरेट करेंगे, ठीक ना। और एक्सिस पे अगर चार्ज है, एक्सिस पे क्या है? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सारा सिलेंडर का सरफेस क्या होगा? कोई दिक्कत? लिखो पॉइंट नंबर 2, तो फिगर बना लेना।
सेम बात तो है सर कि उसका भी मतलब वो मिड पॉइंट से ही ले रहे हैं, इसमें भी मिड पॉइंट से रेडियस ले रहे हैं। मिड पॉइंट कहाँ ले रहे हैं? मतलब क्या बोले, इसमें एक जगह चार्ज था, वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे है। चार्ज के बारे में रेडियस चार्ज। तो दोनों का सेम ही सेम पोजीशन से ले रहे हैं, हाँ, एक बीच से ले रहे हैं सर। देखो कोएक्सियली cylinders having uniformly distribution of charge at its axis form equipotential surfaces. समझे? वो वाला डायग्राम बना लो, एक R1 ले लेना, एक R2 ले लेना। हाँ, ये वाला इस पे एक्सिस हो गया, ये एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा, ये R1, ये R2, 2 3 जितना बनाना हो। ये बनाना है, फिर उसके बाद वो बनाना है, तुम ये भी बना लिए? सेकंड वाला। हाँ, तो सेकंड वाला बना लिए, फर्स्ट क्या के लिए बनाओगे? कोएक्सियली लिखा है, 2 उसमें दिखा दिए हैं। फिर ए बी और तुम्हारा सर उसका जो सेंटर है, मतलब वो जो पूरा स्टेट है वो इनफाइनाइट पे है। हाँ, इन्फिनाइट पे है, ठीक ना। ए बी पी बाहर वाला सिलेंडर पे है और एम एन आर अंदर वाले सिलेंडर पे है, तो यहाँ लिख दिया बी पी आपस में इक्वल होगा, और बी एम बी एन बी आर आपस में इक्वल होगा। दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 2 सिलेंडर के लिए। 3 रहेगा तो 3 अलग अलग हो जाएगा, समझे? इसका फार्मूला क्या क्यू बार नहीं होगा, इसका फार्मूला ई डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक ना। ई डॉट R1 बाय ई डॉट R1 और ई डॉट R2 ये होगा, ठीक ना। तो इसको लिखना नहीं है। बड़ा यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, तो जो पहले आएगा अंदर वाला का सरफेस पे ज़्यादा होगा, बाहर वाला का कम होगा, नहीं तो अंडरस्टूड है। अरे ई डॉट आर यहाँ पे लेंगे उसी डायरेक्शन में, cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो ई R1 और ई R2 में, ठीक ना। ई डॉट R1 और ई डॉट R2, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे। हाँ,
ई डॉट आर वन, देखो ना ई का फार्मूला क्या होता है, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है सर, ठीक ना, आर नहीं होता है, आर वन स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे आर वन हाँ, कट जाएगा, हाँ, ये बड़ा है, हाँ, ठीक ना, और आगे का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आगे का छोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगेगा, भी का ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। अगर यहाँ पे पूछेंगे एम पे ज़्यादा होगा कि ए पे ज़्यादा होगा, ए पे ज़्यादा है, एम पे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में से पहले वाला पॉइंट पे ज़्यादा है, और आगे बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले R1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड उससे मतलब नहीं है ज़्यादा कम, इसका फार्मूला ही नहीं बताया हम, सिलेंडर का नहीं बताया पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का फार्मूला हम बताए ही नहीं, तो यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कौन सा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, घटता है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक अच्छा, हाँ, घटता है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा, यहाँ पे कम होगा, अभी है। समझ गए। इसका फार्मूला है ही नहीं सिलेबस में, नहीं बताया, ठीक ना, ज़बरदस्ती वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत। दो सरफेस समझ गए, आगे सरफेस बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया रहेगा, तुमको सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक ना। अब प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, लिखो, ये चीज़ याद रखना है, बहुत ज़रूरी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये जो है एक स्पेयर में हुआ एक सिलेंडर है, ऐसा क्यूब में भी हो सकता है। हाँ क्यूब में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बहुत सारा शेप होता है, जस्ट एग्जांपल दिए हैं, कोई ठीक ना। 3D से डिपेंड करता है चार्ज हम कहाँ रखे हैं, ठीक ना। सिमेट्रिक फॉर्म होगा तभी होगा, ये सिमेट्रिक फॉर्म हो रहा था ना, तो अगर वहाँ भी सिमेट्रिक फॉर्म हो जाएगा तो हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पहला लिखो, लिखो ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, potential difference between any two point on this surface are always zero, are always zero। ठीक है, जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्वल होता है तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, बहुत सारा पॉइंट होगा, A से B तो अगर हम वी ए माइनस वी बी निकालेंगे कितना आएगा, जीरो। वी बी माइनस वी सी निकालेंगे कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वी ए बराबर वी बी हाँ, बराबर वी सी, सब आपस में बराबर होता है, तो एक चीज़ दूसरा चीज़ बराबर है, एक में दूसरे को घटाएंगे, ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। इसको लिख लो डायग्राम बना के। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे 3 पॉइंट है, ये मेंशन कर लेना। ये जो बनाए ना डायग्राम, इसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोले हैं। ए बी सी 3 पॉइंट है तो ये 0 होगा, ठीक है। दूसरा लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्यों चार्ज था, चार्ज कहाँ रखे थे, एक्सिस पे कहीं सिमेट्री बना रहा था वहाँ रखते थे, इस पे चार्ज है कि नहीं चाहिए, उससे क्वेश्चन में मतलब ही नहीं है, ठीक ना। कहाँ पे चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल क्या है वो देखना है, ठीक ना। मतलब कोई भी मतलब जैसे
हाँ। क्या इसको इक्विपोटेंशियल मान सकते हैं? नहीं, वो देखना होगा कि चार्ज कहाँ है, ठीक ना, चार्ज कहाँ है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे गया है तब पता चलेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि इस पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक ना। चार्ज रहेगा तब डिस्टर्ब हो जाएगा। चार्ज रहेगा तो पढ़ा है ना तुम लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तब तो फिर नेट चार्ज हमको दिखाना होगा, उसका पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक ना। तो अलग अलग केस है, ठीक ना। ये एक जस्ट इमेजिन किए हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कर्व भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है स्फीयर का ये क्या हो, पोर्शन हो, ठीक ना। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? तो इसमें इसको माइनस करेंगे, इसका पोटेंशियल को जीरो होगा, बस। इसके अलावा लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज from one point to other point, from one point to other point on an equipotential surface is always zero, ठीक है। इसको भी समझाते हैं। ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, ठीक ना। और ए से बी तक ले जाने में यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम पढ़ा चुके हैं ई एफ ई बराबर माइनस एफ एक्सटर्नल, पढ़ा है, ठीक ना। अब इनिशियल पॉइंट कौन है, टर्मिनल वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन ए टू बी बाय एक्सटर्नल बाय चार्ज, फार्मूला होता है, ठीक ना। वो V माइनस बी लिख दीजिए सर, VB माइनस VB। बी ए माइनस वी बी, ठीक ना। बी माइनस हाँ सॉरी, बी बी माइनस बी ए, कोई दिक्कत। अब देखो बी बी माइनस बी ए पढ़ चुके हैं, कितना होगा, जीरो। क्यू इधर आ जाएगा तो डब्लू ए टू बी किसके द्वारा, ठीक है। तो डब्लू ए टू बी ले जाने में वर्क किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स, कितना, जीरो, ठीक ना। कोई दिक्कत। एफ ही नहीं, हम पढ़े थे ये डब्लू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये पढ़े थे। हाँ, डब्लू इलेक्ट्रिक बराबर माइनस डब्लू ई एक्स टी पढ़े थे। अब देखो डब्लू ई एक्स टी कितना हो गया, जीरो। तो डब्लू इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, समझे। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, जीरो। कब, जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, कैसा सरफेस पे, ठीक ना। जबकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, जीरो, याद रखना है। वर्क तो हो रहा है, वर्क हो रहा है कहाँ, जीरो हो रहा है ना। वर्क कहाँ हो रहा है, वर्क हो रहा है तभी ना होता है जब डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है। 90 डब्लू बराबर एफ डॉट डी होता है। अगर 90 डिग्री पे हुआ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, ठीक ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना हो गया, जीरो। ये इसका डन बाय इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस, ये पढ़ाए थे ना। हाँ, फोर्स ज़बरदस्ती इसको ऐसे ही लेके चल जाएगा, लेकिन हमको धीरे धीरे ले जाना है, एक्सेलेरेटेड नहीं। उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा क्या चीज़, एक्सटर्नल।
तो वर्क डन एक्चुअल में कौन करता है? एक्सटर्नल, जो किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रिक। लेकिन फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट। तो एक वर्क डन निगेटिव होगा दूसरे का, कोई दिक्कत? तो पढ़ा हुआ है पहला चैप्टर में। और अभी निकाले हैं वर्क एक्सटर्नल कितना आ गया? 0। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक भी कितना होगा? 0 होगा। लिख लो। याद रखना है, सब पूछता है, मतलब ये इस पे क्वेश्चन पूछता है, ये सब प्रूफ नहीं पूछता है। ये तो ऐसे बता दिए हैं, कैसे होता है ये बता दिए हैं। सिर्फ कौन कौन प्रॉपर्टीज है वो याद रखना है, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा या कुछ डेरिवेशन में काम आएगा। कितना? 2 पॉइंट हुआ? 2 पॉइंट हुआ? रहने दो, 4-5 पॉइंट और होगा, कल बताएंगे। सब समझने वाला है, धीरे धीरे समझोगे।